हम करते हैं 10th क्लास का 8th चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उसमें हमने अभी तक मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 3 मेथड को डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट था फिजन, सेकंड था हमारा फ्रेगमेंटेशन, थर्ड था हमारा रीजनरेशन, और हम आज 4th मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे। 4th मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बडिंग। अब बडिंग क्या होती है, इसमें क्या है कि कोई भी जो पेरेंट इंडिविजुअल है उसकी बॉडी पर कोई आउटग्रोथ हो जाएगी। पेरेंट जो है उसकी बॉडी पर, बॉडी के बाहर कोई चीज ग्रो करने लग जाएगी, और वो जो ग्रोथ है उससे जो है वो इंडिविजुअल की प्रोडक्शन होती है। जैसे ये कोई पेरेंट बॉडी है, इसके यहाँ पर धीरे धीरे कोई चीज ग्रो करने लग जाएगी, और ये जो ग्रोथ है, ये आउटग्रोथ है, ये इस आउटग्रोथ की वजह से क्या बन जाएगा, ये न्यू इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा। अब ये जो आउटग्रोथ है इसको हम क्या कहेंगे, ये जो आउटग्रोथ बनी है इसको हम कह देते हैं बड। जो पेरेंट बॉडी के बाहर की साइड जो आउटग्रोथ बन रही है इसको हम कह देंगे बड। और जो बड है वो किसकी वजह से होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर ये जो पेरेंट बॉडी है, यहाँ के इस पोर्शन की जो स्टेम सेल है वो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगी, डिवाइड करना शुरू कर देगी। अब ये जो डिवाइड है, ये जो डिवीजन है वो किसकी वजह से होती है, जो पेरेंट सेल है उसके यहाँ पर किसी पोर्शन पर स्टेम सेल डिवीजन करना शुरू कर देती है। अब ये डिवीजन किसकी वजह से होती है, या तो कोई बाहर कोई ऐसा स्टिमुलस प्रेजेंट हो जो इसको स्टिमुलेट करे कि वो स्टेम सेल क्या करे, प्रोलिफरेट करे, या बॉडी के अंदर कोई ऐसा स्टिमुलस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से स्टेम सेल प्रोलिफरेट करना शुरू कर देती है। अब इसके बाद यहाँ पर जो स्टेम सेल है वो बार बार एक ही मैनर में रिपीट होती रहती है। उन जो स्टेम सेल है वो बार बार डिवीजन करती रहती है, रिपीटेड सेल डिवीजन होने की वजह से, और वो रिपीटेड सेल डिवीजन कहाँ होगी, एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर होगी। और जब जैसे जैसे डिवीजन, मान लो एक पेरेंट सेल है, यहाँ पर जो स्टेम सेल है वो सारी स्टेम सेल डिवाइड करती गई। इस तरह से डिवाइड करने की वजह से इसकी बॉडी में ये क्या बन गया, आउटग्रोथ बन गई। ये एक स्पेसिफिक साइट पर आउटग्रोथ बनी है, और ये जो आउटग्रोथ है ये क्या है, सेलुलर है, यानी यहाँ पर बहुत सारी सेल प्रेजेंट है, और ये जो आउटग्रोथ है वो धीरे धीरे क्या करेगी, बड की फॉर्मेशन कर देगी। इसने कहा जो बड है वो हमेशा कहाँ से होता है, पेरेंट बॉडी के लोअर हाफ से होता है। जैसे ये पेरेंट बॉडी है तो इसका इस वाले पोर्शन से, ये पूरा, ये जो लोअर हाफ है ये पूरा हाफ है, अपर हाफ ये लोअर हाफ, इसके यहाँ से जो बड है उसकी फॉर्मेशन होगी। अब कहाँ पर बडिंग जो है वो उसके थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, जैसे हाइड्रा के अंदर बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होगी, प्रोटोजोआंस के अंदर होगी, और यीस्ट के अंदर जो है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। हम बात करते हैं, हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर हाइड्रा का, हम 2 एग्जांपल डिस्कस करेंगे, हाइड्रा एंड यीस्ट का करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं हाइड्रा का। हाइड्रा, इसने कहा कि जो हाइड्रा है, जब हाइड्रा के अकॉर्डिंग कंडीशंस होती है, यानी उसकी रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग जब कंडीशन आती हैं, यानी जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, उसमें हाइड्रा की जो सेल है, लोअर हाफ की सेल डिवाइड करना शुरू कर देती हैं, और जैसे जैसे सेल डिवीजन हो जाती है तो जो हाइड्रा की बॉडी है उसके लोअर हाफ पर एक बल्ज का मतलब एक आउटग्रोथ जो है वो अपीयर होने लग जाती है। ये जो बल्ज पार्ट है ये क्या बना देता है, बड की फॉर्मेशन कर देता है। बल्ज पार्ट से बड की फॉर्मेशन होगी। अब इसने कहा ये जो बड है, इस बड के माउथ और टेंटिकल्स, जैसे पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी में जितने जो भी पार्ट्स प्रेजेंट है वही पार्ट्स इस बड के अंदर अराइज होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो बड है वो पेरेंट बॉडी की बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट बॉडी की कॉपी बन जाता है, और जैसे ही वो पेरेंट बॉडी की कॉपी बन जाता है या वो न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपने पेरेंट पर डिपेंड नहीं करता न्यूट्रिशन के लिए, उसी तरह से उसी टाइम जो पेरेंट बॉडी है उसकी बेस से सेल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, और जो बड है वो क्या हो जाता है, सेपरेट होकर नया इंडिविजुअल बना देता है। बडिंग कर रहे हैं हाइड्रा के अंदर। अभी ग्रामेटिकली हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये पेरेंट हाइड्रा है। पेरेंट हाइड्रा में क्या होता है, जो इसका लोअर हाफ है, ये इतना पोर्शन क्या है इसका, लोअर हाफ। अब जो लोअर हाफ की सेल हैं वो क्या करेंगे, यानी लोअर हाफ में कौन सी सेल प्रेजेंट है, स्टेम सेल्स जो प्रेजेंट हैं,
प्रोलिफरेट करना शुरू कर देंगे, यानी जो स्टेम सेल है वो डिवाइड करना शुरू कर देंगी। डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगी, आउटग्रोथ बनेगी, यानी ये जो बना हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, आउटग्रोथ है। और इस आउटग्रोथ को हमने क्या बोला था, बड बोला था। अब ये जो बड है, इस बड के अंदर सेल की डिवीजन होना शुरू हो जाएगी, सेल डिवीजन इनके अंदर होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, इस बड के माउथ बन जाएगा और टेंटिकल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी जो बड है वो क्या बनाना शुरू कर देगा, माउथ और टेंटिकल्स की फॉर्मेशन को करना शुरू कर देगा। जैसे ही माउथ और टेंटिकल्स बन जाएंगे, जैसे ही बड जो है वो पेरेंट बॉडी की शेप को अटेन कर लेगा, तो उसके बाद ये जो बेस है, यानी ये जो पेरेंट बॉडी का बेस है, यहां पर इस तरह से कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा हाइड्रा, इस तरह से ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, यहां पर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। जैसे ही बेस से कंस्ट्रिक्शन होगी, यहां पर कंस्ट्रिक्शन होगी, तो ये जो है वो न्यू हाइड्रा क्या है, अलग हो जाएगा पेरेंट बॉडी से, और ये क्या रह जाएगा, पेरेंट हाइड्रा अलग से रह जाएगा। इस तरह से फेवरेबल कंडीशन के अंदर हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है। अब इसी तरह से हम बडिंग को स्टडी करेंगे यीस्ट के अंदर। यीस्ट में क्या है कि जब हम यीस्ट को शुगर सॉल्यूशन में डाल देते हैं, यीस्ट पाउडर को हम शुगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो बडिंग की रिप्रोडक्शन को शो करेगा। तो इसमें क्या है, जो यीस्ट है, ये यीस्ट है, इस यीस्ट के एक पार्ट पर सेल डिवाइड होना शुरू कर देगी, यहां से सेल डिवाइड होगी, ये आउटग्रोथ बन गई, यहाँ पर आउटग्रोथ है, और ये इस आउटग्रोथ को हमने क्या बोल दिया, बड बोल दिया। ये आउटग्रोथ है, इस आउटग्रोथ को हमने बड बोल दिया है, या ये बड की फॉर्मेशन होगी। अब जो पेरेंट यीस्ट के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, पहले एनलार्ज होगा, जैसे अमीबा के अंदर हुआ था, न्यूक्लियस क्या हो जाता था, एनलार्ज हो जाता था, उसके बाद वो 2 न्यूक्लियाई में टूट जाता था। इसी तरह से यीस्ट के अंदर होगा, न्यूक्लियस जो है वो एनलार्ज हो गया है, एनलार्ज होने के बाद वो 2 न्यूक्लियाई में टूट गया, एक न्यूक्लियस जो है वो बड के अंदर चला गया, दूसरा न्यूक्लियस पेरेंट बॉडी के अंदर रह गया। अब यीस्ट के अंदर 2 केसेस होते हैं, एक केस में तो क्या है, जो बड है वो पेरेंट बॉडी से अलग होकर नई यीस्ट की फॉर्मेशन कर देगा, लेकिन कई बार क्या होता है, जो बड है वो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच हो जाता है। जैसे ये तो हमारी पेरेंट, इसकी यीस्ट की पेरेंट बॉडी होगी, ये बड जो है यूं का यूं अटैच रह गया है, और इस तरह से ये बड बहुत सारे बड की फॉर्मेशन करता है, यानी पेरेंट बॉडी के ऊपर जो बड था वो अपने ऊपर बहुत सारे बड की फॉर्मेशन कर देता है, और इन फॉर्मेशन को हम क्या कह देते हैं, सूडोपोडियम भी बोल देते हैं। और इस तरह से पेरेंट बॉडी के अंदर बहुत सारे बड की एक लॉन्ग चेन बन जाती है, एक ही पेरेंट बॉडी के ऊपर बहुत सारी यीस्ट सेल जो है वो प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से अगर वो निप्ड ऑफ हो जाता है, अलग हो जाता है, तो वो न्यू यीस्ट बना देगा, लेकिन अगर वो अटैच रह जाता है तो वो सूडोपोडियम की फॉर्मेशन कर देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को हम स्पोरुलेशन भी बोलते हैं, यानी द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। अब इसने कहा कि जो स्पोर है वो होते क्या है, स्पोर क्या है, बहुत ही छोटे छोटे, या तो यूनिसेलुलर यानी एक सेल के बने होते हैं, या मल्टीसेलुलर बहुत सारी सेल की बनी हुई रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं ये, ठीक है। जब ये पेरेंट सेल से इस तरह से जो स्पोर है वो क्या है, एक रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है, जब ये पेरेंट सेल से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करते हैं। वैसे तो स्पोर्स जो है बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम जो इसमें मैं बता रही हूँ आपको 2 टाइप के, यहाँ पर जू स्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स। अब जो जू स्पोर्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, यहाँ पर मोटाइल का मतलब क्या है, जो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और मूव कब करेंगे, जब उनके ऊपर कोई ऐसी बॉडी प्रेजेंट होगी। जैसे जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला क्या है, किस चीज में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, यानी ऐसे स्पोर्स जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और वो मोटाइल होंगे तो वो क्या होंगे, जू स्पोर्स होंगे। एप्लेनोस्पोर्स जो है इनके ऊपर फ्लैजिला अब्सेंट होता है, और जिसकी वजह से वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी मूव नहीं कर सकते। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो किस किस के अंदर स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होती है, बैक्टीरिया है, एल्गी है, फंजाई है और प्रोटिस्टा है। अब हम यहाँ पर स्पेशल केस ले रहे हैं फंजाई का।
फंजाई में ऐसी कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है, जैसे राइजोपस है, मकर है, एस्परेजिलस है और पेनिसिलिन है। ये सारी की सारी क्या है, फंजाई है जिनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। यहाँ पर हम केस ले रहे हैं फंजाई के अंदर राइजोपस का। राइजोपस जो है वो कॉमनली दिख जाएगी, जैसे ब्रेड के अंदर कई बार जो ब्लैक ब्लैक कलर की आपको एक अलग से स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तो वो क्या है, फंजाई, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। ब्रेड को थोड़ा सा गीला करके ऐसे किसी अंधेरे वाली जगह पर रख दो, तो एक दिन के बाद आप देखोगे उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक से अलग से कोई धागे टाइप स्ट्रक्चर मिलती है, उनको हम, वो क्या है, राइजोपस है, उसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। इसने का जो राइजोपस है इसके अंदर थ्रेड लाइक हाइफे होते हैं, जैसे कि मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इस तरह के, ये जो थ्रेड लाइक है, ये जो थ्रेड लाइक है यहाँ पर इस तरह से, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम हाइफे बोलेंगे, ठीक है। और इन हाइफे के ऊपर इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है जो बिल्कुल टर्मिनल होती है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियो फोर, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके ऊपर ब्लैक कलर का एक डार्क लोब होती है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। देखो जो स्पोरेंजिया वर्ड है ये प्लूरल होता है, यानी जब बहुत सारे स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं, और एक प्रेजेंट होगा यानी ये किसके लिए यूज हो जाएगा, सिंगुलर के लिए यूज होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, स्पोरेंजियम बोल देंगे। तो इसने कहा कि जो हाइफे होते हैं उसके ऊपर इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिस पर स्पोरेंजियोफोर होते हैं, ये स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक ब्लैक लोब होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। इसके बाद इसने कहा जो स्पोरेंजियम है उसका जो इसके अंदर जो स्पोरेंजियम है, ये जो लोब है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद छोटे छोटे न्यूक्लियस बना देगा इस तरह से, ये न्यूक्लियस है, जैसे इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस बन गए। अब ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियस है इनके चारों तरफ इस तरह से साइटोप्लाज्म गैदर होना शुरू कर देता है। इस तरह से साइटोप्लाज्म इन स्पोर्स के थ्रू क्या, इन न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंड होना शुरू हो गया, और जैसे ही साइटोप्लाज्म गैदर होता है तो ये किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, इस तरह से स्पोर की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो माइन्यूट बॉडी बन गई इनको हम क्या बोल देंगे, स्पोर्स बोल देंगे। अब ये जो स्पोर है, जैसे इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट हो गई, एकदम से जैसे ही बहुत सारे स्पोर होंगे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। ब्रस्ट होने के बाद जो स्पोर्स है वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, एयर में आ जाएंगे। एयर से अगर इनको कोई स्टेबल सबस्ट्रेटम मिलता है, कोई भी स्टेबल सबस्ट्रेटम मिलता है, यानी ऐसा कोई बेस मिलता है जहां पर ये ग्रो कर सकते हैं, तो वहां पर ये क्या करना शुरू कर देंगे, जर्मिनेट होना शुरू कर देंगे, और जर्मिनेट होकर दोबारा से क्या बनाते हैं, ये स्पोर्स क्या बनाएंगे, न्यू हाइफे की फॉर्मेशन कर देंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मेथड है प्लांट टिश्यू कल्चर। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसको पहले इस प्रोसेस को माइक्रो प्रोपगेशन भी बोलते हैं। माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल साइज, यानी हम प्लांट के छोटे से छोटे पार्ट से भी नया प्लांट बना सकते हैं, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन बोल देते हैं। इसके बाद इसने कहा कि इस प्रोपगेशन में हम क्या क्या चीज ले सकते हैं प्लांट की। प्लांट के हम सेल्स को हम कल्चर कर सकते हैं, प्लांट के टिश्यूज को हम कल्चर कर सकते हैं, प्लांट के ऑर्गन्स को हम यूज करके न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसे जो मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, नए प्लांट की फॉर्मेशन करते हैं। किस चीज से करते हैं, प्लांट के किसी टिश्यू से, स्मॉल पीस लेकर किसी टिश्यू से, किसके अंदर करेंगे कल्चर, हम कोई भी हम या तो सिंथेटिक मीडियम ले लेंगे, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम ले लेंगे, एसेप्टिक कंडीशन में, एसेप्टिक कंडीशन का मतलब लैब के अंदर करेंगे इसको, यानी एक जो लैब को स्टैब्लिश किया जाएगा जिसके अंदर हम छोटे से प्लांट के छोटे से टिश्यू को लेकर कल्चर करेंगे सिंथेटिक मीडियम में। सिंथेटिक मीडियम यहाँ पर यूज किया जाता है एगार मीडियम। ये जो एगार मीडियम है ये आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम है, ये आर्टिफिशियल
न्यूट्रिएंट मीडियम है जिसके अंदर जो भी प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो है इसके अंदर बनाए जाते हैं। इसे पाउडर फॉर्म में लैब के अंदर रखा जाता है। जो सेल है, जैसे हमने ये ले लिया, ये टेस्ट ट्यूब ले ली, इसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट मीडियम ले लिया, जैसे हमने एगार मीडियम ले लिया, इस एगार के अंदर एक्स प्लांट ले लिया। अब ये एक्स प्लांट होता क्या है, हमने वर्ड यूज किया एक्स प्लांट। एक्स प्लांट का मीनिंग क्या है, वो पार्ट ऑफ प्लांट जिसको हम यूज करते हैं कल्चर के लिए। प्लांट का वो पार्ट जिसको हमने किसके लिए यूज किया है, कल्चर के लिए यूज किया है, नया प्लांट बनाने के लिए यूज किया है, उसको हम एक्स प्लांट बोलते हैं। इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर, कल्चर मीडियम के अंदर एक्स प्लांट को रख देते हैं। इस टेस्ट ट्यूब को हम कॉटन प्लग से कवर कर देते हैं। अब ये कॉटन प्लग से क्यों कवर किया है, ताकि इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह इसके अंदर एंटर ना करें। इसके बाद हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम के बाद ये जो एक्स प्लांट है ये धीरे धीरे क्या करना लग जाएगा, ग्रो करना शुरू कर देगा। यानी इसकी जो सेल है वो डिवाइड करना शुरू कर देगी। इसकी सेल जो है वो डिवीजन करेंगी। डिवीजन करने के बाद ये अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू बना देती हैं। क्या बनेगी, अनडिफरेंशिएटेड, यानी ऐसी सेल जिनकी कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, शेप नहीं है, ऐसी सेल्स का एक मास बना देंगे। और ये जो सेल होती है वो एक्टिवली डिवाइडिंग होंगी, यानी जो एक्स प्लांट की सेल है वो सेल डिवीजन करके क्या बना देंगी, अनडिफरेंशिएटेड होगी। अनडिफरेंशिएटेड, एक्टिवली डिवाइडिंग मास बना देंगे और इसको हम बोलते हैं कैलस। यानी यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होगी, कैलस की फॉर्मेशन होगी। कैलस जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा, डिफरेंशिएटेड सेल में भी चेंज हो जाएगा। जैसे ही चेंज होगा तो इसमें क्या निकल आएंगी, प्लांटलेट निकल आती हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस प्लांटलेट को बाहर निकाल लेते हैं और नेचुरल मीडियम में इसको क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। यानी यहाँ तक की जो प्रोसेस थी वो हमारी एसेप्टिक थी। एसेप्टिक का मतलब क्या है, जो आर्टिफिशियल है, जो हमने उसको कंडीशन प्रोवाइड की है। उसके बाद ये जो कंडीशन हुई वो किसके अंदर हो जाएगी, नेचुरली, यानी हम नेचर के अंदर इसको आगे ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो अब हम इस करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो इसमें क्या है कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन है, यानी हम थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा प्लांट्स की प्रोडक्शन को कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम जो प्लांट ऑब्टेन करते हैं वो वायरस फ्री होंगे, यानी जब हमने प्लांटलेट बनाया तो वो वायरस फ्री होगा और डिजीज फ्री प्लांट्स की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। जो प्लांट्स हैं उनको हम स्ट्राइल हाइब्रिड का मतलब होता है ऐसे हाइब्रिड जो आगे क्या नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। स्ट्राइल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो आगे ग्रो नहीं कर सकती, एबल नहीं है ग्रो करने में। उन हाइब्रिड से भी हम क्या करते हैं, प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर कोई एम्ब्रियो डेड एम्ब्रियो है, यानी एम्ब्रियो जब डेड हो चुका है, उससे भी हम नया प्लांट बना सकते हैं। ये सोमैटिक हाइब्रिड की फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करता है। अब ये सोमैटिक हाइब्रिड क्या होता है, सबसे पहले सोमैटिक हाइब्रिड बनते कैसे हैं, ये बनते हैं सोमैटिक फ्यूजन से। इस सोमैटिक फ्यूजन को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी कह सकते हैं। सोमैटिक फ्यूजन को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर सकते हैं। इसमें हम प्लांट्स लेते हैं टू डिस्टिंक्ट स्पीसीज के, दो अलग अलग स्पीसीज के हमने प्लांट्स ले लिए। इनके प्रोटोप्लास्ट को हम क्या करते हैं, फ्यूज कर देंगे। और जब ये फ्यूजन होती है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देते हैं, यानी जीन्स को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे ही जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है तो दो प्लांट है, दो स्पीसीज है प्लांट की, जब दोनों को एक साथ इकट्ठा करेंगे तो क्या बनेगा, एक हाइब्रिड बनता है। और वो हाइब्रिड क्या कहलाएंगे, सोमैटिक हाइब्रिड कहलाते हैं। यानी ये जो हाइब्रिड है वो इससे हम अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। इसके अलावा जो प्लांट टिश्यू कल्चर है इसके लिए हमें एक छोटे से रूम की जरूरत होती है। छोटे से रूम के अंदर ही हम नए प्लांट की बहुत सारी स्पीसीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम
थ्रू आउट ईयर, पूरे साल इस प्रोसेस को हम लैब के अंदर कर सकते हैं। ये तो थी इसकी एडवांटेजेस। अब हम करते हैं डिसएडवांटेजेस। ये इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक इन द केस ऑफ मनी, यानी प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जो लैब को सेटअप करना है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसलिए इकोनॉमिक नहीं है। इसके अलावा जब हम प्रोसीजर कर रहे हैं, जब हम किसी टिश्यू को कल्चर कर रहे हैं, तो उस टाइम हमें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है उस टिश्यू को कल्चर करने के लिए। और कई बार क्या होता है, अगर थोड़ी सी भी केयरलेसनेस हो जाती है तो उसके ऊपर वायरसेस वगैरह का अटैक जल्दी हो जाता है। तो ये सारी इसकी क्या है डिसएडवांटेजेस।